हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसका वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो जानते हैं 5 से 7 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक और एक नीचे से लेके बेसिक से लेके हायर लेवल तक की सारी बातें इसमें कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग अगर अभी तक हमारे सोशल मीडिया चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखे हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। चलिए, तो यहां पर जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्यों यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। एक्चुअल में यूक्रेन 1991 से पहले, 1991 से पहले रशिया का ही पार्ट था और जो सोवियत पार्ट है रशिया का, उसका एक कह सकते हैं कि उसके बाद यूक्रेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। और यहां अगर हम देखें तो यूक्रेन के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर बाकी सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। तो यहां पर अगर हम देखें तो रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का मेन रीजन दो है। पहला एक ये है कि ये यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट ना बन जाए, और दूसरा ताकि वो इन्वेड करके और यूक्रेन को दोबारा से अपना पार्ट बना ले। ठीक है, लो यहां पर सबसे पहले जो नाटो है, नाटो क्या है? नाटो एक कह सकते हो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये 30 इसके अंदर मेंबर है, 30 मेंबर है इसके अंदर। और ये 30 के 30 मेंबर जो हैं यहां पर आपस में मिलिट्री अलायंस के अंदर अटैच्ड हैं। और आने वाले टाइम में यूक्रेन अगर इसका पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए कह सकते हैं कि एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। रशिया के लिए एक आपका जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि नाटो का जो मेन हेड है या इसको रन करता है वो कौन करता है? यूएस करता है। और यूएस जो है वो चाहता है कि रशिया के आसपास आने वाले टाइम में यहां पर पोलैंड जैसी स्पेसेस के अंदर क्या करे, अपना जो मिसाइल है उनको वहां पर सेट करने का काम किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में अगर रशिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्शन होता है तो उसको यूटिलाइज किया जा सके। लेकिन अब रशिया कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन के अंदर यह चीज हो, है ना। इसीलिए आपको याद होगा 2015 या 2014 की टाइम की बात है, तो उस समय क्रीमिया को जो है रशिया ने एक्वायर कर लिया था। और अब रशिया की यह भी डिमांड है कि क्रीमिया को आपका ऑथोराइज किया जाए कि वो रशिया का ही पार्ट है। लेकिन यूएस ने इस चीज को डिनाई कर दिया है और यह भी बोल दिया है कि यूक्रेन की अपनी मर्जी है, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है, अपने उसके खुद के रूल हैं और खुद के उसूल हैं। ठीक है, क्योंकि रशिया तो यूएस तो डेफिनेटली चाहता है इस चीज को कि यूक्रेन जो है हमारा पार्ट बने, नाटो का पार्ट बने, है ना। लेकिन यहां पर रशिया कभी भी इस चीज को नहीं चाहता है। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन यही है। दूसरा, अब जो है ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कंडीशन क्या बनी हुई है? अब कंडीशन में ये बनी हुई है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस समय काफी कंट्रीज ने, स्पेसिफिकली जो G7 कंट्रीज है ना, आपका यूएस है या फिर आपका यहां पर अगर हम देखें तो आपका कनाडा है या फिर जापान है या फिर आपका यूके है, इन्होंने क्या किया है? रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है कि रशिया के लिए कुछ चीजों को बाध्य कर दिया है। अब इन सैंक्शन से लगाने से क्या होता है कि कोई भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो वो कंट्री दब जाती है, प्रेशर में आ जाती है। लेकिन रशिया के ऊपर अभी इन सैंक्शंस का कोई प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर स्विफ्ट बैन जो है वो अभी तक सभी बैंकों के ऊपर तो नहीं लगाया रशिया में, लेकिन अगर स्विफ्ट बैन लगता है तो डेफिनेटली रशिया के लिए मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए एक मैसेजिंग सर्विस है। अब वहां पर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है, उनको ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए एक कह सकते हो मोनोपोली है वर्ल्ड के अंदर, जिसके द्वारा ओवरऑल वर्ल्ड में पैसे भेजे जाते हैं, है ना। तो यहां पर अगर ये बैन लग जाता है तो डेफिनेटली ट्रेड करना रशिया का बाकी कंट्रीज के साथ काफी डिफिकल्ट रहेगा। आज तक स्विफ्ट बैन किसी और कंट्री के ऊपर नहीं, केवल ईरान के ऊपर लगाया गया था, है ना, लेकिन बाकी किसी कंट्री के ऊपर अभी तक नहीं लगाया गया है। अब जो है हम जानते हैं कि इंडिया का इसके अंदर क्या कंडीशन है, इंडिया यहां पर कहां स्टैंड कर रहा है। बोला जा रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया का स्टैंड अब लगातार कंटिन्यू यही है कि वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि यहां पर प्रेजेंट टाइम में इंडिया, क्योंकि यूएस के साथ, यूके के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और उधर से रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अगर वो दोनों में से किसी की साइड जाता है तो एक के साथ रिश्ते जो यहां पर क्या करने पड़ेंगे? रिलेशन खराब करने पड़ेंगे। इसीलिए इंडिया जो है लगातार कंटिन्यू बैलेंस रखने की जो है कोशिश कर रहा है, कह सकते हैं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को फॉलो कर रहा है ना। और डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर यहां पर ये चीज कह सकते हैं कि अगर दोनों में से एक के साथ भी जाता है तो एक के साथ जाने से दूसरे के साथ रिलेशन जो होंगे वो खराब हो सकते हैं।
अब इंडिया के ऊपर नहीं, पहले वर्ल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। देखिए, ये यूरोप के अंदर सबसे बड़ा अटैक है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है किसी कंट्री का किसी दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर। और अगर ये अटैक बढ़ता है तो इससे क्या होगा, काफी देश आपस में जो किसी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली उनका नुकसान होने वाला है, उनका यहां पर फायदा नहीं होगा। और जब दो कंट्रीज में वॉर होता है तो उन कंट्रीज में जो भी आपकी कंट्री वॉर में पार्ट लेती है उनका 15 से 20 साल पीछे चले जाना स्वाभाविक है। यानी कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये वॉर जो है नहीं होना चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है यहां पर बन सकती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इस वॉर को अभी हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा, सीज फायर करना पड़ेगा। कैसे किया जा सकता है वो बाद की बात है, लेकिन पहले समझते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इस वॉर का। इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा जो मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है वो यहां पर ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो इंडिया जो है रसिया से कुकिंग गैस, पेट्रोल और अदर फ्यूल जो है वो काफी एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, जिसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ने वाली है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या बढ़ने वाला है, एक क्वेश्चन मार्क आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेगा। और दूसरी तरफ जो बजट का कैलकुलेशन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, रिसेंट बजट आया था, उस कैलकुलेशन में भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट यहां पर ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस आपके इंक्रीज हो सकते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो ऑयल है उसका भी प्राइस इंक्रीज होगा। और अगर आपका यहां पर कह सकते हैं कि ट्रेडिंग जो हमने अभी बात की थी, स्विफ्ट अगर बैन लगता है तो उस केस में गोल्ड जो आपका यहां पर है इंपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, गोल्ड अगर परचेज किया जाता है तो उस केस के अंदर रुपी जो वैल्यू है वो आपकी प्रेशर में आ सकती है, रुपी की वैल्यू डाउन हो सकती है। तो ये आपका यहां पर इकोनॉमिक आपका कह सकते हो क्राइसिस इंडिया को झेलना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लगातार रसिया से पेट्रोलियम या फिर बाकी प्रोडक्ट को अगर परचेज करता है तो उस केस में इनका प्राइस भी यहां पर इंक्रीज होगा। और उसी के साथ जो आपका फर्टिलाइजर और सनफ्लावर है, सनफ्लावर ऑयल, इन दोनों को ही इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करवाता है। कहां से? रसिया से। और इनका अल्टरनेटिव ढूंढना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फर्टिलाइजर के ट्रेडिंग के तहत डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी इसके अंदर जो है चेंजेस देखने को दिख सकते हैं। और उसी के साथ आपका रसिया जो है, कहीं ना कहीं रसिया को हम 1% वर्ल्ड का ही एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी और टी जो आपका सेक्टर है वो काफी एग्रीकल्चर के अंदर फेस करने वाला है प्रॉब्लम को। क्यों? क्योंकि टी हम ज्यादातर रसिया को या फिर यूक्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस ट्रेडिंग में भी यहां पर इफेक्ट देखने को दिख सकता है। और दूसरा, अगर हम इस वॉर में आते हैं, रसिया के साथ जाते हैं तो यूएस के साथ रिश्ते खराब होंगे, और अगर रसिया के साथ जाते हैं तो यूएस के साथ रिश्ते खराब होंगे। अब यहां पर मेजर हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या हमें अप्रोच को फॉलो करना चाहिए? तो इंडिया जो है ऑलरेडी हमेशा ही एक ऐसी कंट्री रही है जिसने कभी भी वॉर का साथ नहीं दिया। इसलिए हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हमें जितनी भी कंट्रीज है उनको आपस में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी एक के साथ गए तो दूसरे के साथ हमारे रिश्ते जो है वो खराब हो जाएंगे। सोशल इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरा, वॉर अगर होता है तो सोशल इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलता है, लोग मरते हैं, और दूसरा आपस में रिश्ते जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर यह सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर युद्ध होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, युद्ध से काफी पोल्यूशन होता है और भी बहुत सारी एनवायरमेंट के अंदर ट्रेजेडी देखने को मिलती है। तो एनवायरमेंट को भी लॉस होगा, और उसी के साथ कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आपके देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वॉर को रोकना है, ताकि देश या फिर सभी लोग या वर्ल्ड हमारा अच्छे से आगे बढ़ सके और शांतिमय तरीके से बढ़ सके। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका सीज फायर को लाना पड़ेगा। न्यू सिक्योरिटी जो आपके गाइडलाइन है यूरोप के लिए वो भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले टाइम में ये ना हो। दूसरा, मिस्क जो पीस जो आपके यहां पर जैसी कुछ स्टेप लिए गए थे उनको दोबारा से, या फिर नाटो के साथ जो ऑलरेडी रसिया के जो यहां पर ट्रीटी साइन की गई थी उसमें कुछ आपके चेंजेस किए जाएं। और इसी के साथ आने वाले टाइम में इंडिया को एक स्टेप लेना पड़ेगा कि वो बैलेंस क्रिएट करे, और दुनिया को जितने भी देश यहां पर बोल रहे हैं कि या तो हमारे साथ आइए या दूसरे के साथ जाइए, तो इसको फॉलो अप ना करें, उनको समझाएं कि ये एक
अच्छा तरीका नहीं है, एक बेटर तरीका नहीं है। हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, चाहे इसके अंदर आगे कोई भी फर्दर स्टेप लेना पड़े, और दोनों कंट्रीज को ही पीछे हटना पड़ेगा, दोनों को ही कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, ताकि ये सीज फायर रुक सके और वर्ल्ड के अंदर जो आने वाले चेंजेस है उनसे हम यहां पर जो हमारे ऊपर इफेक्ट होने वाले हैं उनको हम रोक सकें। तो गाइज ये था एक मेजर पॉइंट्स इसके बारे में। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी कोशिश की, क्योंकि कम टाइम था, आपके पास भी बहुत कम टाइम है, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन उनको आप इजीली नहीं समझ सकते हो। तो मैंने यहां पर कोशिश की है कि आपको कम शब्दों में समझा सकूं, और होप सो आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।